पुलिस के लिए स्पेशल बैच चलाऊंगा। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उस बैच को। जैसे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का पोर्शन हमें कवर करना है। पहले 50 मार्क्स का पोर्शन है और 50 क्वेश्चन आने हैं आपके। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन करना कैसे है। जैसे आज की क्लास मेरी जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है। आज की क्लास किसके ऊपर है मेरी? करंट अफेयर्स के ऊपर। अब करंट अफेयर्स कितने मंथ के करने हैं? पहला क्वेश्चन ये आ रहा है भाई, पेपर आपका नवंबर या दिसंबर के बीच में होना है, तो कितने महीने का करंट अफेयर्स इनफ रहेगा या कितने महीने का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा? तो भाई करना पड़ेगा पूरे एक साल का करंट अफेयर, 2020 का पूरा करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। अभी आप कहोगे कि तो बहुत ज्यादा न्यूज हो जाएंगी। न्यूज जो होंगी हाँ बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन एक बात भी तो इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स भी तो है, 50 क्वेश्चन भी तो है, जिसमें से मेरी उम्मीद में 60% करंट अफेयर्स आना है। 60% करंट अफेयर्स आप देखोगे तो 30 क्वेश्चन या 30 मार्क्स का मात्र करंट अफेयर्स आना है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स को। हम शुरुआत करेंगे मंथ ऑफ जनवरी की। किस मंथ की शुरुआत से शुरू कर रहे हैं हम? मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी पहले वो कवर करेंगे सारी। तो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज की शुरुआत करें। और मैं जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा उसको मैं एक स्पेशल तरीके से पढ़ाऊंगा। वो स्पेशल तरीका ये होगा कि जो मेरा करंट अफेयर्स होगा उसमें आपका जीए वाला पोर्शन भी कवर होगा। मतलब जो मैं आपको न्यूज दूंगा वो करंट की तो होगी ही होगी, उसमें जनरल अवेयरनेस वाले सारे पार्ट में कवर करके चलूंगा। फॉर एग्जांपल मेरी पहली न्यूज जो है वो है सीएए। अगर कोरोना वायरस से पहले कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज थी वो थी सीएए, और ये है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कोरोना वायरस अगर नहीं आता, कोरोना वायरस अगर नहीं फैलता तो ये न्यूज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब पहला क्वेश्चन आता है कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, और इसका साल दिया गया है 2019। पहला क्वेश्चन ये है, यहां से आएगा 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया किस साल था? तो किस साल आया था? 2019 में आया था। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज। अब ये हमने चेंज किया किस में है? अगला क्वेश्चन आता है, अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है वो किस में चेंज हुआ है? वो आपके सिटीजनशिप वाले एक्ट में आया है। तो अगला क्वेश्चन आता है भाई, सिटीजनशिप एक्ट किस साल आया था? तो सिटीजनशिप एक्ट आया था आपका 1955 में। किस साल आया था? 1955। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, मैं आपको करंट की न्यूज तो दूंगा ही दूंगा, उसके साथ का पोर्शन जो जनरल अवेयरनेस वाला है उसे कवर करता चलूंगा। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट किस साल हुआ? 2019। सिटीजनशिप का एक्ट किस साल आया? 1955। अब ये चीज है व्हाट इज सिटीजनशिप और ये कहां डिफाइन है। तो हमें इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है, तो आप इसे भी नहीं छोड़ सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में डिफाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में डिफाइन है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक डिफाइन है? तो ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक डिफाइन है? 5 to 11 डिफाइन है। तो आपको ध्यान देना है, पहले ये एक्ट आया किस साल? 2019। सिटीजनशिप एक्ट ओरिजिनल किस साल आया? 1955। पार्ट कौन सा डिफाइन है? पार्ट सेकंड। आर्टिकल कहां से कहां तक डिफाइन है? 5 to 11। अब सिटीजनशिप हमने कहां से लिया है? कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ भैया एक कॉन्सेप्ट है, वी आर फॉलोइंग द सिंगल सिटीजनशिप। हम कौन सी सिटीजनशिप फॉलो करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम सब भारत के नागरिक हैं। इसको आप फर्दर डिफाइन नहीं करोगे, केवल सिंगल सिटीजनशिप है, इसमें आप अपनी स्टेट का नाम नहीं जोड़ोगे। हमारे यहाँ कौन सी सिटीजनशिप अप्लाई है? सिटीजनशिप जो अप्लाई है वो है आपकी सिंगल सिटीजनशिप। अब इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये चीजें कहां से उठाई गई हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर पार्ट्स क्या है? बोरोड पार्ट है। तो ये हमने कहां से उठाया? ये हमने उठाया ब्रिटेन से। तो करंट की न्यूज तो यहां खत्म होती है कि सिटीजनशिप एक्ट किस साल आया था? तो भाई 2019 में आया था। ये जो मैंने पोर्शन कवर किया है, सारा पोर्शन किसका है? ये है आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके साथ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी क्या होती है भाई? जो इसके ऊपर विवाद हुआ हो, कोई चीज हुई हो जो इसके अगेंस्ट में आई हो। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसकी एक गलत डेफिनेशन निकाली गई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की 2019। इसकी एक गलत डेफिनेशन निकाली गई और इसके खिलाफ बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स में विद्रोह किया गया या फिर इसके अगेंस्ट में आपकी प्रोटेस्ट करी गई। तो ये जो एक्ट है
ये जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कह क्या रहा है? ये आपकी सिटीजनशिप नहीं छीन रहा, ये किसी को सिटीजनशिप देने के लिए बनाया गया है। किसको सिटीजनशिप देने के लिए बनाया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? ये कवर करी है हमने 3 कंट्री। कौन कौन सी कंट्री है वो? पहली है आपकी बांग्लादेश। पहली कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। अगली कंट्री है आपकी पाकिस्तान और एक कंट्री है आपकी अफगानिस्तान। तो हमने कितनी कंट्रीज को कवर किया है इसके अंदर? हमने 3 कंट्रीज को कवर किया है। अब 3 कंट्री में हम बेसिकली किनको सिटीजनशिप दे रहे हैं? तो इन कंट्री में रहने वाले हिंदू को, इन कंट्रीज में रहने वाले सिख्स को, पारसी लोगों को, बुद्धिस्ट को, जैन्स को, और लास्ट में किसको दे रहे हैं? क्रिश्चियंस को। तो टोटल कितनी कम्युनिटी होगी जिसे हम सिटीजनशिप दे रहे हैं? तो हम सिटीजनशिप दे रहे हैं हिंदूज को, सिख्स को, पारसी को, बुद्धिस्ट को, जैन्स को और क्रिश्चियन को। 6 कम्युनिटी हो गई टोटल। 3 कंट्री हो गई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 6 कम्युनिटियों की बात कर ली हमने, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन्स, क्रिश्चियंस। ये क्या हो गया भाई? ये भी करंट हो गया। ये क्या हो गया? ये करंट हो गया। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो कम्युनिटी है और ये जो कंट्रीज हैं, इसमें मुस्लिम क्यों नहीं आए? कंट्रोवर्सी का पहला क्वेश्चन, मुस्लिम क्यों है? क्योंकि भैया हम दे रहे हैं माइनॉरिटीज को। इन कंट्रीज में ये जितनी हैं, ये जितने रिलीजन हैं, दे आर ऑन माइनॉरिटीज। तो हम किसको सिटीजनशिप दे रहे हैं? इन कंट्रीज की माइनॉरिटीज में। और जितनी ये कंट्रीज हैं इनमें मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है। दैट्स व्हाई हम उन्हें नहीं दे रहे, उनको हम नहीं दे रहे। किसको दे रहे हैं? इन 6 कम्युनिटी को दे रहे हैं। अब इसमें कोई कंडीशन है? हाँ कंडीशन है, इसमें दे रहे हैं कंडीशन कि भाई ये जो लोग हैं दे आर सेटल्ड डाउन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बिफोर दिसंबर 2014, बिफोर दिसंबर 2014। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2014 से पहले जो सेटल हुए हैं उन लोगों को देंगे। कंट्रीज आपकी 3 है और अगर आपका रिलीजन बोला जाए या कम्युनिटी बोली जाए तो 6 कम्युनिटी या 6 रिलीजन में से ये लोग आएंगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है कि पहली बार इसके खिलाफ, पहली बार इसके अगेंस्ट में कब प्रोटेस्ट करी गई या कोई एक एक्ट या किसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास किया गया? तो पहला स्टेट बना केरला। केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू पास अ एंटी-CAA रेजोल्यूशन। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रस्ताव। केरला की विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। किसके खिलाफ? CAA के खिलाफ। और केरला स्टेट आपको पता है साउथ इंडिया में पड़ती है। इसके सीएम कौन है? इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें कवर करके चलनी पड़ेगी। एक दिन में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है आसपास का। तो पहली स्टेट कौन सी बनी जिसने एंटी-CAA रेजोल्यूशन लाया? वो है आपकी केरला और वहां के सीएम का नाम है पी विजयन। कौन है केरला के सीएम? पी विजयन। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी आ सकता है। ये इजी पड़ेगा एग्जाम में, अगर याद होगा तो इजी है। यहां गवर्नमेंट किसकी है? दे आर लेफ्ट फ्रंट। किसकी गवर्नमेंट है केरला में? लेफ्ट फ्रंट, CPI की गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहां ये न्यूज आपको कवर कर ली है। अब इसके साथ साथ क्या क्या कंट्रोवर्सियां जुड़ी हुई हैं? तो कंट्रोवर्सी पहली जुड़ी हुई है NRC की। व्हाट इज NRC? अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई NRC क्या है? तो आपकी जो NRC है, क्या है NRC आपकी? ये है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। अगला क्वेश्चन आता है ये है क्या? ये कुछ नहीं है, जो लोग इंडिया में सेटल हैं और दे आर आउटसाइडर, मतलब इमिग्रेंट्स हैं जो लीगल तरीके से सेटल नहीं है, इनलीगल तरीके से इंडिया में सेटल हैं, उन लोगों पे इसको अप्लाई किया गया। और पहली स्टेट जहां NRC को अप्लाई किया गया, पहली स्टेट जहां NRC को अप्लाई किया गया वो बनी आसाम। आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं दे ऑल आर इंपॉर्टेंट न्यूज। तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, पहली स्टेट कौन सी बनी? पहली स्टेट बनी आपकी आसाम। तो हमने पहली स्टेट जहां ये अप्लाई किया वो कौन सी स्टेट थी? आसाम। आसाम में अप्लाई करने का मतलब ये है कि 2013-14 में, ध्यान रखना इसका, किस ईयर में? 2013
और 2013 एंड 14 में पहली बार एनआरसी अप्लाई किया गया और लोगों से पूछा गया कि आप कितने दिन से इंडिया में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स कब से रह रहे थे इंडिया में, क्वेश्चन किए गए। तो वो जो रजिस्टर बनाया गया उसे नाम दिया गया नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। अब इसमें इंपॉर्टेंट है आसाम के सीएम का नाम, क्योंकि सीएम आ सकते हैं। आसाम के सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अगेन। अब एनआरसी के बारे में भी आपको पता चल गया, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है एनपीआर। एनपीआर का नाम भी सुना होगा। ये सारी कंट्रोवर्सी आपस में जुड़ी हुई है। एनपीआर से रिलेटेड क्या न्यूज है भाई? एनपीआर से रिलेटेड जो न्यूज है वो एनपीआर की फुल फॉर्म है पहली नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें कुछ नहीं है, सीधी काउंटिंग है। जो लोग भारत में रह रहे हैं उन लोगों की काउंटिंग करी जाएगी और उसे एक रजिस्टर्ड की फॉर्म में मेंशन किया जाएगा। पहली बार एनपीआर कब अप्लाई हुआ? 2010 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। उसके बाद जब आधार कार्ड हो गया तो 2019 में इसमें बायोमेट्रिक अप्लाई कर दी गई। तो अब क्या कह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ये कह रही है 2021 के सेंसस मतलब जनगणना के दौरान सारे लोगों को एनपीआर में रजिस्टर कर दिया जाएगा और उनसे उनका इंडियन रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर पेरेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, कब से वो इंडिया में सेटल हैं, इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है। तो ये तीन चीजें हैं, एक है सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा है एनआरसी और तीसरी चीज है एनपीआर। ये तीनों चीजें आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड। यहां पर हमारी केवल फर्स्ट न्यूज कवर हुई है। ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, चार ऑप्शन लेके करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा जा सकता। एक तो याद नहीं रहता और दूसरी चीज है अगर आपका याद भी रहा तो जरूरी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा। आपको चीजें सारी कवर करके चलनी है, तभी आपके वो क्वेश्चन कवर होंगे। मेरी नेक्स्ट न्यूज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इनके बारे में आपने सुना होगा, काफी न्यूज में रहते हैं। ये भी इन द मंथ ऑफ जनवरी हुए थे। पहला क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट एडिशन था, सेकंड था या थर्ड था? तो भाई ये खेलो इंडिया का थर्ड एडिशन था। तो आपको ध्यान में देना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कब से कब तक परफॉर्म किए गए? 10 जनवरी से लेकर आपके 22 जनवरी 2020 तक खेलो इंडिया गेम्स इंडिया में हुए। अब इंडिया में कहां हुए? पूरे इंडिया में हुए क्या? नहीं, इसका डिफाइन वेन्यू था। कहां हुए? ये हुए हैं गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहां पड़ता है आपका? आसाम में। तो आपको ध्यान देना है, पहली न्यूज होती है वेन्यू से, गुवाहाटी आसाम। अभी मैंने आपको डिफाइन किया आसाम के सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल। कौन है आसाम के सीएम? सर्बानंद सोनोवाल। अगली न्यूज आती है इस टाइम, या फिर हमारे यूथ मिनिस्टर या फिर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? वो है आपकी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स कह लो या फिर यूथ मिनिस्टर कह लो। कौन है आपके? किरण रिजिजू। तो ये इन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी में दोनों प्रेजेंट थे। जब खेलो इंडिया गेम्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी 10 जनवरी को करी गई, गुवाहाटी आसाम में की गई, तो आसाम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और हमारे स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर किरण रिजिजू प्रेजेंट थे। अब टॉर्च लाइटर कौन था? मतलब पहली बार इसकी शुरुआत किसने करी? तो एक एथलीट हैं, सब जानते हो, इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है उन्होंने, हिमा दास। हिमा दास के बारे में आप सबको पता है, एथलेटिक्स में है, रनिंग में है बेसिकली। और हिमा दास आसाम की रहने वाली हैं। दैट्स व्हाई उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई कि उन्होंने इस गेम्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी करी गई। अगर मैं मेडल टैली की बात करूं, मेडल टैली क्या होती है? मेडल टैली होती है कौन किस पोजीशन पे रहा। तो मेडल टैली की मैं बात करूं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देखना है, नंबर 1 कौन रहा? तो नंबर 1 जो स्टेट रही वो थी महाराष्ट्र। सबसे आगे कौन सी स्टेट रही? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे थे आपका हरियाणा, सेकंड स्टेट हरियाणा, और थर्ड नंबर इज दिल्ली। यहां तक आपको याद रखना है, इससे नीचे नहीं जाना है। ये 3 स्टेट का नाम आपको याद रखना है, नंबर 1 महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रह गया, बस रह गया, कुछ नया इंट्रोडक्शन हुआ है खेलो इंडिया गेम्स में। तो हाँ भाई, 2 नए गेम्स का इंट्रोडक्शन हुआ है। 2 न्यू गेम्स आर इंट्रोड्यूस इन खेलो इंडिया गेम्स। कौन से हैं वो गेम्स? एक तो है आपकी साइकिलिंग, ये ध्यान देना है आपको। पहला गेम कौन सा है आपका? साइकिलिंग। और अगला गेम है लॉन बॉलिंग। ये भी ध्यान देना है आपको कि कौन कौन से गेम हैं जो नए इंट्रोडक्शन में लाए गए हैं खेलो इंडिया के 3rd एडिशन में,
जो जनवरी 10 से 22 जनवरी तक गुवाहाटी आसाम में परफॉर्म किया गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, तो करंट दिया है आपने कहा था जनरल अवेयरनेस के बारे में बताओगे, तो भाई जनरल अवेयरनेस है, ये 3 गेम हुए हैं। पहले का वेन्यू, फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स का वेन्यू, सेकंड का वेन्यू, दोनों के वेन्यू याद रखने हैं आपको, है ना, दोनों के वेन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो चुके हैं ना। तो पहले और दूसरे का वेन्यू के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले खेलो इंडिया गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में, और मेडल टैली में टॉप किया था, मेडल टैली में टॉप किया आपके हरियाणा ने, मतलब पहले खेलो इंडिया गेम्स में सबसे आगे कौन रहा, हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन आता है सेकंड खेलो इंडिया गेम्स कहां परफॉर्म हुए, तो पूना महाराष्ट्र, और सबसे आगे कौन रहा मेडल टैली में, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपके सेकंड में भी नंबर 1 पे था, और थर्ड में भी मैंने अभी बताया आपको कौन आगे था, सबसे आगे टॉप पे कौन था, महाराष्ट्र। यहां पर ये न्यूज खत्म होती है। करंट के साथ साथ हमने क्या कवर कर लिया, हमने करंट के साथ साथ जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन भी कवर कर लिया है। अगली थर्ड न्यूज क्या है, थर्ड न्यूज ये है कि भाई इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है जो जनवरी के महीने में हुआ हो। आप जो मैं आपको करंट दे रहा हूं ना, वो ऐसी करंट है जो पूरे साल पुरानी नहीं होगी, मतलब ये पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा। मैं कंफर्म करंट दे रहा हूं पहले आपको, जो पहले मैं करंट अफेयर्स आपको दे रहा हूं वो कंफर्म करंट अफेयर्स दे रहा हूं। अगला चीज क्या आती है, अगला क्वेश्चन आता है भाई हमारी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, नीति आयोग के बारे में सुना होगा आपने, पॉलिसी इंडिया में नीति आयोग बनाता है, तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है दैट इज SDG इंडेक्स। अब ये क्या चीज है, ये है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहां आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा डेवलपमेंट है जो लंबे समय तक चलेगा, सस्टेन करेगा। तो नीति आयोग उसकी रिपोर्ट निकालता है दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG इंडेक्स। इसमें नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है, फर्स्ट कौन सा स्टेट है, वो है आपका केरला। जैसे आप सबको पता है लिटरेसी रेट में केरला सबसे आगे है, अगर हम बायोडिग्रेडेबल चीजों की बात करें उसमें केरला आगे है, सबसे आगे सोलर प्लांट की बात करें केरला आगे है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी केरला नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा स्टेट है, तो नंबर 2 पे है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है नंबर 2 पे, हिमाचल प्रदेश। नंबर 3 पे कौन है, नंबर 3 पे है आपका आंध्र प्रदेश। अब आप अगला क्वेश्चन करोगे कहां तक याद करने हैं, भाई आपकी मेमोरी पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 3 तो आपको याद करने पड़ेंगे। नंबर 1 इज केरला, नंबर 2 इज हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 इज आंध्र प्रदेश। और अगली क्वेश्चन आता है भाई वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट, सबसे बुरा इसमें कौन परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है आपका बिहार। इंप्रूवमेंट की तरफ है बिहार, लेकिन इस इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बुरी तरह इस साल की परफॉर्मेंस रही है बिहार की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये कोई टारगेट ले रखा है क्या, कोई टारगेट है कि भाई इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके दिखाना है, कोई टारगेट ईयर है, तो हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट ले रखा है, और वो टारगेट ईयर है 2030। 2030 वो साल होगा दैट इंडिया बिकम सस्टेनेबल इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया। मतलब हमें SDG अपना करके दिखाना है, इसका टारगेट ईयर ले रखा है गवर्नमेंट ने 2030। अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता दूं, नीति आयोग क्या अप्लाइड कब किया गया, फोर्स में कब लाया गया, नीति आयोग को फोर्स में लाया गया 1 जनवरी 2015। तो क्या नीति आयोग से पहले कोई और चीज नहीं थी जो किसी तरह की प्लानिंग करती थी, भैया प्लानिंग कमीशन थी। उससे पहले क्या थी, प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस करा है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। प्लानिंग कमीशन कब आई थी इंडिया में, 1950 में। प्लानिंग कमीशन करती क्या थी, 5 ईयर प्लान बनाती थी। क्या करती थी प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान बनाती थी। और पहला प्लान कब अप्लाई किया गया, 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान अप्लाई किया गया। नीति आयोग एक बॉडी है जिसके हेड जो है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो, दोनों का चेयरमैन कौन होता है, हमेशा चेयरमैन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन में भी यही है, चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो पहले प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन बने होंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग 2015 में अप्लाई हुए, उस टाइम नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन बने होंगे, नरेंद्र मोदी। तो आपको ध्यान रखना है
इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी करके दे सकते हैं आपको, तो ध्यान देना है आपको ट्रिकी क्वेश्चन की ओर भी। तो यहां देखना है आपको कि फोर्स में कब आई, 1 जनवरी 2015। प्लानिंग कमीशन का इंट्रोडक्शन किस साल हुआ, 1950 में। 5 ईयर प्लान किस साल आया, 1951 से लेकर 56 तक। किसको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने, प्लानिंग कमीशन। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है इसमें, कहने का मतलब है अगर मैं इसकी बात करूं नीति आयोग की, तो इसमें इंपॉर्टेंट पोजीशन इसके अलावा है वाइस चेयरमैन। भाई चेयरमैन तो आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो वाइस चेयरमैन कौन होगा इसका, ये पोजीशन है जिसमें बंदे चेंज होते रहते हैं। इस वक्त जो वाइस चेयरमैन है वो डॉक्टर राजीव कुमार है। तो आपको ध्यान देना है, ये पोजीशन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है सीईओ, सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है इस वक्त, अमिताभ कांत। ये भी आपको ध्यान देना है, सीईओ कौन है इस वक्त नीति आयोग के, वो हैं आपके अमिताभ कांत। ये आपको पोजीशन ध्यान में रखनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे नंबर 1 स्टेट केरला। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, थोड़ा इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में समझते हैं। इसमें भी चेंज आने की उम्मीद है। 2026 तक इंडिया बिकम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। कब तक, 2026 तक का टारगेट है ये। 2026 तक इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरफ हमें ध्यान देना है कि ये पोजीशन अभी किस तरह से लगी हुई है। तो कुछ इस तरह से है, नंबर 1 इज यूएसए, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। नंबर 2 इज चाइना, वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। नंबर 3 इज जापान, वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब इस वक्त कौन है, इंडिया किसको रिप्लेस करेगा, तो इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पे है जर्मनी। भाई अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी, और हम किस नंबर पे हैं, 5th नंबर पर हैं। तो ये पोजीशन आपको मैंने डिफाइन कर दी, लेकिन उम्मीद ये है हम कह सकते हैं कि 2026 तक हमारी इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। अब यहां आपको ध्यान देना है, ये जो टारगेट दिया है ये किसने दिया है, ये टारगेट दिया है भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। उन्हें ऐसा लग रहा है, उनकी थ्योरी में ऐसे उन्होंने लग रहा है कि 2026 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। किसको रिप्लेस कर देगा, जर्मनी को रिप्लेस कर देगा। ये न्यूज यहां तक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी, इसकी तरफ भी आप ध्यान देंगे। एक चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, यहां भी आपको देनी है। ये जनवरी में न्यूज आई थी, इंपॉर्टेंट है। मेरा करंट पुराना नहीं होगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पूरे साल ये करंट नया रहेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% क्वेश्चन आएगा। स्वच्छ भारत अभियान, इसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है इस वक्त, सबसे ज्यादा क्लीन स्टेट कौन सा है, फर्स्ट पर है आपका इंदौर। कौन सा शहर है सबसे साफ, इंदौर, सिटी ऑफ इंदौर। कहां पर पड़ता है ये, मध्य प्रदेश में। अगर रैंकिंग की बात करें तो नंबर 2 पे भी मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। नंबर 2 पे कौन है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 3 पे है गुजरात का शहर सूरत। कौन सा है नंबर 3 पे, गुजरात का शहर सूरत। ये भी आपको ध्यान देना है, नंबर 1 इंदौर, नंबर 2 भोपाल, नंबर 3 सूरत। तो स्वच्छ भारत अभियान के अकॉर्डिंग भी स्टेट्स इस तरह से डिवाइड हैं। ये सारी चीजें आपकी मेमोरी में बार बार देखो, इससे आपको ये चीजें मेमोराइज हो जाएंगी अपने बार। 3 या 4 बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी बस, उसके बाद आपको ये चीजें मेमोराइज हो जाएंगी बहुत अच्छे से। अगली न्यूज आती है इसरो से। इसरो की फुल फॉर्म आप सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां आपको ध्यान देना है कि मैं अगर फुल फॉर्म लिख रहा हूं तो मतलब यह है कि फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। अगला है इसका हेडक्वार्टर। इसरो का हेडक्वार्टर क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु है इसरो का हेडक्वार्टर, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां है। अब रिलेटेड आता है न्यूज। तो भैया इसरो ने कहा है कि वो सेकंड स्पेस पोर्ट बनाने वाले हैं। स्पेस पोर्ट जहां से आप सैटेलाइट लॉन्च कर सको, और वो बना रहे हैं आपके तोटाकुडी में। तोटाकुडी कहां पड़ता है, तोटाकुडी पड़ता है आपका तमिलनाडु में। तो कहां पर बना रहे हैं, तोटाकुडी में। तो ये कहां पर बना रहे हैं, अपना सेकंड स्पेस पोर्ट। तो इस वक्त कहां पर है भाई, सेकंड बना रहे हैं तो पहला भी तो होगा कहीं। तो फर्स्ट जो है वो है आपका श्रीहरिकोटा में।
कहां पर है? श्री हरिकोटा, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। श्री हरिकोटा कहां पड़ता है? श्री हरिकोटा ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो आपको ध्यान देना है, इसरो ने ये कहा है कि भाई वो क्या करने वाले हैं, वो अपना सेकंड स्पेस पोर्ट बनाने वाले हैं। कहां बनाने वाले हैं? तोटाकोडी में बना पड़ते हैं, तमिलनाडु में पड़ता है तोटाकोडी, वहां पर बनाने वाले हैं। अभी इस वक्त कहां पर है? एक अकेला लौता स्पेस पोर्ट कहां पर है? वो है श्री हरिकोटा, और वो कहां पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। इस वक्त इसरो के चेयरमैन कौन है? इस वक्त इसरो के जो चेयरमैन हैं वो है आपके के शिवान। आपको ध्यान रखना है, अभी हमने चंद्रयान 2 भेजा है। अब हम इस साल 2020 में हमारा टारगेट है हम चंद्रयान 3 भी भेजेंगे और गगनयान भी भेजेंगे। तो ये इसरो काम कर रही है, और किसकी लीडरशिप में काम कर रही है? के शिवान। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। अब ये जो न्यूज है ना जो मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपना जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन भी बढ़ा के चलना है, इसे नहीं छोड़ सकते आप। ये सारी चीजें साथ कवर में। करंट पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, करंट और जनरल अवेयरनेस आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आपको ध्यान देना है कि ये चीजें भी आपको साथ साथ कवर करके चलनी है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली न्यूज है, एक न्यूज आई है अपॉइंटमेंट की तरफ से। वो अपॉइंटमेंट भी किस साल हुई थी? वो जनवरी में ही हुई थी इसी साल। वो अपॉइंटमेंट हुई थी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन किसको बनाया गया है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वो बने हैं आपके वीके सिंह। तो आपको देखना है कि वीके सिंह को क्या बनाया गया है? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। और इनकी अपॉइंटमेंट क्या करी गई? रीअपॉइंटमेंट की गई है, मतलब दोबारा से इन्हें री इलेक्ट किया गया है या रीअपॉइंट किया गया है इनकी पोजीशन पे, और 1 साल का टेन्योर दिया गया है इन्हें दोबारा से। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन या फिर रीअपॉइंट चेयरमैन वीके सिंह। आज की मेरी जो न्यूज है या आज की मेरी ये क्लास है मैं यहीं तक रखता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।